नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे। यूपी विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी हो रही है, जिसमें 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने पर चर्चा होगी। इसे कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने सरकार की अच्छी पहल बताया है। देखिए, बहुत गर्व की बात होगी कि अगर हमारा उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकॉनमी के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। मैं मानती हूँ कि राजनीतिक दल हो या फिर इस प्रदेश की जनता हो, हर किसी की इच्छा यही है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस लक्ष्य की पूर्ति कैसे होगी। बहुत सारी चीज़ें जो किताबों में लिखी होती हैं, जो प्रमाणित भी होती हैं, पर उसका जो एग्जीक्यूशन होता है ग्राउंड पे, वो उन दोनों में बहुत ही विरोधाभास है। 3 मुख्य चीज़ें हैं जो किसी भी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए होती है, जीडीपी को बढ़ाने के लिए होती है। सबसे बड़ा जो टारगेट होता है, जो सबसे बड़ा सेगमेंट है, वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन। यूपी में इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। मुझे जहाँ तक याद है, लगभग 3 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी और इन्वेस्टर समिट हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में। पर सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उसको जो भी एमओयू साइन हुए या जो भी तय हुआ, अभी तक उसका क्रियान्वयन कहीं इस प्रदेश की धरती पे कहीं नहीं दिखाई दे रहा। वजह क्या है? और मेरे सुझाव भी यही है और सरकार से सवाल भी यही है। उधर बिहार नगर निकाय चुनाव में आरक्षण नहीं लागू कराने और 4600 नगर निकाय उम्मीदवारों का भविष्य खराब करने के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के नालंदा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का पुतला फूका। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राम सागर सिंह ने कहा, पिछड़ा और अति पिछड़ा का आरक्षण को लेकर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रही है। प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि नीतीश सरकार ने किसी को भी रिजर्वेशन नहीं दिया है। बिहार की सरकार पिछड़ा अति पिछड़ा विरोधी कार्य कर रही है। रिजर्वेशन आरक्षण का जहाँ तक सवाल है, उन्होंने इसमें बैकवर्डों को दिया ही नहीं, अति पिछड़ा को इस तरीके से दिया कि उनका इलेक्शन के बाद भी रफा दफा हो जाता है। यानी न पिछड़ा न अति पिछड़ा, ये दोनों के को रिजर्वेशन देना नहीं चाहती सरकार। वो कैसे हुआ ये भी बता दें आपको। 16 साल की मिनिस्ट्री में लालू यादव और परिवार में किसी को रिजर्वेशन नहीं दिया। नीतीश कुमार चूँकि अब उन्हीं के साथ चले गए हैं, इसलिए उन्हीं के बाद की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। वो किसी को रिजर्वेशन देने को तैयार। आज हम लोग आरक्षण जो अति पिछड़ा और पिछड़ा का जो आरक्षण था और उसके विरुद्ध जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करके, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करके जो इन्होंने काम किया है, पिछड़ा और अति पिछड़ा को ठगने का, आज हम लोग उसके विरोध में, उनके इस आरक्षण नीति के विरोध में हम लोग आज यहाँ पुतला दहन किए हैं। और चूँकि आज तक लालू यादव आरक्षण विरोधी हैं, आज तक उन्होंने न तो किसी प्रकार का आरक्षण आज तक लालू जी के राज में नहीं हुआ है, या जब भी हुआ है तो बीजेपी के राज में हुआ है, और बीजेपी ही आरक्षण दे सकती है या दिलवा सकती है। उधर निगम चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के रोक के बाद सुशील कुमार मोदी ने नीतीश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट जाकर सरकार समय बर्बाद न करे। बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जाकर और 6 माह अति पिछड़ों का बर्बाद न करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी वही निर्णय आएगा जो हाईकोर्ट का निर्णय आया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला केवल महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के संदर्भ में नहीं था, बल्कि पूरे देश के संदर्भ में था कि अगर नगर निकाय का चुनाव कराना है तो ट्रिपल टेस्ट का पालन करें, डेडिकेटेड कमीशन बनाएं, तभी चुनाव कराया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अनेक पत्र लिखे, राज्य सरकार को हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का, लेकिन नीतीश कुमार अपनी बात पर अड़े रहे, और उसी का परिणाम है कि बिहार के अति पिछले 2 वर्षों के लिए मेयर डिप्टी मेयर बनने से वंचित हो गए। मैं सरकार से मांग करता हूं कि एडवोकेट जनरल और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच जो पत्राचार हुआ है, उन सारे पत्राचारों को राज्य सरकार सार्वजनिक करे, ताकि मालूम पड़े कि किसके दबाव में इस निर्णय को
उधर मुजफ्फरनगर में किसानों की लड़ाई लड़ने वाले स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की 87वीं जयंती आज उनके पैतृक गांव सिसौली में किसान मजदूर अधिकार दिवस के रूप में मनाई गई, जिसमें राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी, आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह के साथ कई अन्य नेताओं ने किसान भवन में पहुंचकर किसान मसीहा बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान आसपास के जनपदों से बड़ी संख्या में किसान भी सिसौली गांव पहुंचे। कार्यक्रम में बाबा की समाधि के पास ही हवन का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी ने बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को याद कर आहुति दी। महाराष्ट्र के बाद अब छत्तीसगढ़ में बच्चा चोरी के शक में साधुओं की पिटाई का मामला सामने आया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कुछ लोगों ने भगवा वस्त्रधारी 3 साधुओं को इतनी बेरहमी से पीटा कि तीनों खून से लथपथ हो गए। बताया जा रहा है कि तीनों साधु रास्ता भटककर बस्ती में पहुंच गए थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने किसी तरह से साधुओं को वहां से बचाकर निकाला। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। बड़ौदा क्षेत्र में 3 पुरुष जो कि साधु के वेशभूषा में अनजान घरों में घूम रहे थे। ज़्यादातर घर वाले दशहरा का त्यौहार देखने के लिए गए हुए थे। इन साधु के ड्रेस में जो व्यक्ति थे उनके द्वारा संदिग्ध ढंग से कुछ बच्चों से बातचीत की जा रही थी, जिससे कि ये रूमर फैल गया कि ये बच्चा चोरी करने के लिए आए हैं। इन साधु के ड्रेस में जो लोग थे इनके द्वारा थाने में कोई सूचना नहीं दी गई थी। ये यहाँ के रहने वाले नहीं थे। इनसे पूछने पे कोई भी इनके पास ID कार्ड नहीं था। इनकी तौर तरीके संदिग्ध थे। इनसे पूछताछ की जा रही है। राजस्थान में जिस जिले की उन्होंने बात की है वहाँ भी इनकी वेरीफाइड नहीं हो पा रहे हैं। प्रथम दृष्टया ये 3 लोग भी संदिग्ध हैं, लेकिन ग्रामीणों द्वारा जो उसकी पिटाई की गई वो निश्चित रूप से गलत है। उधर बीजेपी और संत समाज ने साधुओं की पिटाई पर कड़ा आक्रोश जताया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनवाएंगे आपको। दुर्ग जिला मुख्यमंत्री का गृह जिला है और मुख्यमंत्री के गृह जिले में जिस प्रकार से साधुओं के ऊपर हमला हुआ है, जिस प्रकार से उन्हें पीटा गया है और पुलिस उस पर अभी भी संज्ञान नहीं ले रही है। संज्ञान में अगर ये घटनाक्रम मीडिया तक पहुंचा है तो पुलिस इसे संज्ञान में क्यों नहीं ले रही है? जिस प्रकार से ये घटनाक्रम लगातार हो रहे हैं, पहले कवर्धा में हुआ, कवर्धा में जिस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण हुआ, कांग्रेस की सरकार आने के बाद में दुर्ग में लगातार ये घटना पूरे छत्तीसगढ़ में बढ़ी है। मैं इस घटना की निंदा करती हूँ और सरकार से मांग करती हूँ कि आप अपने राजधर्म का, नैतिक धर्म का पालन करिए। आपको नैतिक धर्म का पालन करना चाहिए और मेरी मांग है कि जिन लोगों के ऊपर हमला हुआ है उन्हें संज्ञान में लेकर पुलिस जिन लोगों ने उन पर हमला किया है उन्हें गिरफ्तार करे और उस पर एक्शन करे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में जो कांग्रेस शासित प्रदेश है वहाँ पे अभी 3 संतों की जिस प्रकार से निर्ममता से उनको, जिस प्रकार से बेरहमी से उनको पीटा गया, मारा गया, बच्चे चोरी के आरोप लगा करके, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। काफ़ी समय से कभी महाराष्ट्र के पालघर में किस प्रकार से 2 संतों की हत्या कर दी गई, सबको याद है, देश दहल गया था। उसके बाद पुनः महाराष्ट्र में हुआ और अब जो है छत्तीसगढ़ जो कांग्रेस शासित प्रदेश है वहाँ पे हुआ। लेकिन इससे भी सबसे बड़ी जो दुर्भाग्यपूर्ण है कि संतों की रोज आए दिन जो है जिस प्रकार से वारदात मारने पीटने के आ रहे, बच्चे चोरी में आ रहे, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जो देश कभी विश्वगुरु हुआ करता था संतों के मार्गदर्शन में, आज उन संतों की पिटाई हो रही है। उधर फिल्म आदि पुरुष को लेकर विवाद का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। फिल्म को लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश है। फिल्म को बैन करने की मांग भी की जा रही है। इस बीच ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश मिश्रा ने कहा कि जानबूझकर फिल्म में देवी देवताओं का अपमान करने की साजिश रची गई है, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
देखिए कि एक फिल्म आई है आदि पुरुष के नाम से। इस फिल्म में जिस प्रकार से हनुमान जी का चित्रण किया गया है, एक टीजर निकाला गया है, टीजर में हनुमान जी को चमड़े के कपड़े पहनाए गए हैं। ये सरासर गलत है। हनुमान जी हम बचपन से सुनते आए हैं और हम हर बार कहते हैं कि कांधे मुझ जनेऊ साजे। ऐसे भगवान से हनुमान जी जिनके बारे में इस प्रकार की बात कही जाती है कि वो जनेऊ पहने हुए दिखने चाहिए, उनको आज चमड़े के कपड़े पहना रहे हो। आप रामायण के जो चित्रण जो जिन लोगों का होना चाहिए था ढंग से, उन देव देवताओं का अपमान कर रहे हो। इस मामले में आज मैंने कानूनी नोटिस भेजा है और नोटिस भेज करके इसके जो ओम राउत जो इसके डायरेक्टर हैं, उनको साफ चेतावनी दी है कि या तो इस फिल्मों में जो आने वाली है इसकी पूरी हमको जानकारी प्राप्त होगी, इसमें कौन कौन से चरित्रों को किस प्रकार से सामने लाया गया है, और अगर नहीं बताते हो तो इस फिल्म का विरोध करेंगे। इसको राजस्थान में नहीं चलने देंगे, इसको पूरे देश में नहीं चलने देंगे, क्योंकि देव देवताओं से बड़ा कुछ हो नहीं सकता। अगर उनका अपमान करोगे तो ये सरासर बर्दाश्त की बात। तो हिंदू संगठन कह रहा है कि देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस फिल्म को बैन करने की मांग भी उठ रही है। आखिर इस फिल्म को लेकर विवाद क्यों हो रहा है, चलिए आपको अब ये बता देते हैं। इस फिल्म का नाम आदि पुरुष है। सबसे पहले ये खबर, और आदि पुरुष पर बवाल हो गया। आदि पुरुष पर बवाल के बीच अब महाराष्ट्र में भी बैन करने की मांग की जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी देश के कई राज्यों में इसे बैन करने की मांग उठ चुकी है। ट्विटर पर फिल्म को बहिष्कार किए जाने की मांग सबसे ज्यादा ट्रेंड हो रहा है और हैशटैग बैन आदि पुरुष ये भी चल रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें इस पूरे मामले में कि बीजेपी नेता राम कदम ने इस फिल्म पर बैन लगाने की मांग की है, क्योंकि इस फिल्म में जो कैरेक्टर है उन कैरेक्टर को लेकर ही ये जो फिल्म है विवादों में आ चुकी है, और सबसे ज्यादा रावण की जो भूमिका है इसको लेकर ही ये फिल्म विवादों में आई है। इसीलिए इस फिल्म को बैन करने की मांग की जा रही है, और इसके साथ ही साथ अलग अलग संगठन भी कह रहा है कि इस फिल्म को बैन किया जाए, क्योंकि इसमें देवी देवताओं का अपमान किया गया है। प्रभास और सैफ अली खान जो कि इस फिल्म के एक्टर हैं, इन लोगों की ये फिल्म आदि पुरुष को लेकर विवाद अब ज्यादा बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया से लेकर फिल्म के जो लोग हैं वहां पर भी आदि पुरुष में रावण के लुक और छवि को लेकर विरोध जताया जा रहा है। राजनीतिक महकमे में भी फिल्म के खिलाफ सुर तेज हो गए हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जहां पिछले दिनों फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत को चिट्ठी लिखकर फिल्म से आपत्तिजनक सीन हटाने की मांग की, तो अब महाराष्ट्र के घाटकोपर से बीजेपी विधायक राम कदम ने चेतावनी दी है कि वो महाराष्ट्र में फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। तो फिल्म आदि पुरुष को लेकर ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा है, बैन आदि पुरुष, ये हैशटैग बैन आदि पुरुष ट्रेंड कर रहा है और अलग अलग जगहों से इस फिल्म को बैन करने की मांग की जा रही है। दरअसल इस फिल्म में रावण के लुक को लेकर, रावण की छवि को लेकर ही विवाद जो है गहराता जा रहा है। राजनीतिक घरानों में भी ये जो सुर है वो उठने लगे हैं, क्योंकि अलग अलग राज्य से जो मंत्री है वो कह रहे हैं कि इस फिल्म में देवी देवताओं का अपमान किया गया, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र की भूमि पर हम हमारे हिंदू देवी देवताओं का विडंबन कतई सहन नहीं कर सकते। आदि पुरुष फिल्म में जिस प्रकार से हमारे देवी देवताओं का विडंबन किया गया है, वह फिल्म महाराष्ट्र की भूमि पर हम कतई प्रदर्शित होने नहीं देंगे। कुछ फिल्म निर्माताओं की आदत बनी है ओछी पब्लिसिटी पाने के लिए और उस पब्लिसिटी से करोड़ों रुपया बटोरने के लिए इस प्रकार का वह हमारे देवी देवताओं का विडंबन फिल्म में करते हैं। उधर भारतीय रेल मंत्रालय के सलाहकार समिति के सदस्य अनूप चौधरी अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने रामलला के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने फिल्म आदि पुरुष को लेकर कहा कि असंख्यक हिंदुओं के आराध्य भगवान राम का फिल्म में अपमान किया गया है। अनूप चौधरी ने फिल्म की बैन की भी मांग की है। तो देखिए अब अलग अलग जगहों से भी बैन करने की मांग उठ रही है। भारतीय रेल मंत्रालय की तरफ से भी कहा गया है कि इस फिल्म को बैन किया जाए। वो अयोध्या पहुंचे थे सलाहकार समिति भारतीय रेल मंत्रालय के, और जिन्होंने कहा कि जिस तरह से इस फिल्म में रावण का किरदार निभाया गया है वो सरासर देवी देवताओं का अपमान करने जैसा है। इसीलिए उन्होंने अयोध्या में दर्शन करने के बाद, यानी कि रामलला के दर्शन करने के बाद उन्होंने संत समाज से मुलाकात की और इस फिल्म को बैन करने की मांग की जा रही है।
जिस तरीके से आदि पुरुष फिल्म अभी कुछ दिन पहले श्री अयोध्या धाम में उनकी पूरी टीम आई थी, वो ज़्यादातर उसमें अभिनय करने वाले लोग सभी हिंदू हैं, किंतु पता नहीं कौन सा उनको भी ये भूत चढ़ गया है। उन्होंने जो आदि पुरुष फिल्म बनाई है उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी के जो रूप है उसको टोटल गलत दिखाने का कार्य किया है। उसमें बड़ी बड़ी मोछें दिखा दी हैं भगवान रामलला जी को। इस आदि पुरुष फिल्म में जो फिल्म अभिनेता हैं श्री प्रभास जी, वो चमड़े का चप्पल पहने हुए नजर आ रहे हैं। उनकी मोछी लग रहा है जैसे उनकी एक फिल्म आई थी बाहुबली। ये भगवान राम के ऊपर यदि फिल्म बनाना है तो इसमें बाहुबली जैसा कैरेक्टर दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और माता सीता का जो कैरेक्टर दिखाने का कार्य किया है फिल्म अभिनेत्री सुश्री कीर्ति सेनन जी। कीर्ति सेनन जी अच्छी अभिनेत्री हैं, किंतु उनको इस तरीके के अभिनय करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए था कि इससे देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, हिंदू भाइयों बहनों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो फिल्म आदि पुरुष पर मचे घमासान पर फिल्म डायरेक्टर करण राजदान ने कहा कि फिल्म में जो श्री राम और हनुमान के किरदार दिखाए गए वो गलत है और इस पर आक्रोश स्वाभाविक है। सुनिए। अब देखिए, जिस तरह हम यहाँ राम जी को, सीता जी को देख रहे हैं, उसी तरह हमने हनुमान जी को भी 15 करोड़ वर्षों से, बचपन से देखा है। और मेरा ख्याल है कि पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें एक तरह से देखा गया है, चाहे वो रावण हो, हनुमान जी हो। तो अगर उससे आप बहुत ज्यादा। झारखंड की राजधानी रांची में सभी पर्व त्योहारों में आपसी सौहार्द बरकरार रहता है। हालांकि पिछले दिनों मेन रोड में उपद्रव होने के बाद नवरात्र के दौरान किसी भी तरह की घटना न घटे, इस पर विशेष चौकसी बरती जा रही थी। दुर्गा उत्सव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न भी हुआ। ऐसे में न्यूज इंडिया से बातचीत की है रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने। क्या कुछ कहा है सुनवाएंगे आपको। राजधानी रांची हमेशा से शांति और सौहार्द के लिए माना जाता रहा है। ऐसे में दुर्गोत्सव भी शांतिपूर्ण तरीके से बीता है। जिला प्रशासन की अहम भूमिका रही है। डीसी राहुल कुमार सिन्हा भी खास करके लगातार भ्रमण कर रहे हैं शहर का कि सारी चीज़ें स्थिति सामान्य रहे। सर, क्या स्थिति रही? अच्छे तरीके से दुर्गोत्सव संपन्न हुआ? जी हाँ, बिल्कुल। पिछले 10 दिनों से दुर्गा पूजा का आयोजन पूरे शहर में और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही धूमधाम के साथ संपन्न हुआ और इसके लिए मैं सभी पूजा आयोजन समिति, शांति समिति के सदस्य, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के अधिकारी दोनों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सभी दिनों में पूरे चुस्तता के साथ, मुस्तैदी के साथ अपनी अपनी ड्यूटीज़ का निर्वहन किया। उसी के वजह से आज हम इस बहुत बड़े स्वरूप का सफलतापूर्वक आयोजन देख पा रहे हैं। सभी स्टेक होल्डर्स ने बिल्कुल अनुशासित तरीके से सभी सुरक्षा की जितने भी आयामों को अपनाने का प्रयास किया, वह काबिले तारीफ़ है। और ख़ास तौर पे समय समय पे जब भी जिला प्रशासन द्वारा अपील की जाती थी तो उन सारी अपीलों का बड़ा असर रहा और सभी लोगों ने इन हम लोगों के द्वारा दिए जा रहे अपीलों पर अपने अपने तरीके से पालन किया और इसी वजह से आज ये दुर्गा पूजा जो कि 2 वर्षों के बाद हुआ, जिसमें काफ़ी बड़े मात्रा में लोग सड़कों पर निकले थे। आप देख सकते थे कि बिल्कुल समंदर, सैलाब नज़र आ रहा था रांची के सड़कों पर। तो चूँकि सभी ने अपील और अनुशासन का एक परिचय दिया, उस वजह से ही हम लोग इस वर्ष एक बेहतरीन दुर्गा पूजा को संपादित कर पाने में सफल रहे। सहयोगी अक्षय के साथ कमल कुमार, न्यूज़ इंडिया। उधर उत्तरकाशी हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। आपको बता दें कि अब तक 16 पर्वतारोहियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। वहीं 20 से ज्यादा पर्वतारोही की तलाश अब भी जारी है। जिला प्रशासन ने 6 से 8 अक्टूबर तक ट्रैकिंग और पर्वतारोहण गतिविधियों पर रोक लगा दी है। मौसम विभाग की ओर से अगले 3 दिन भारी बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी को अलर्ट देखते हुए जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला को जानकारी दे दी, जिसके बाद उन्होंने फैसला लिया है कि फिलहाल अभी पर्वतारोहियों को रोका जाए। किसी भी तरह की कोई ट्रैकिंग अभी इस वक्त नहीं होनी चाहिए। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग का एक एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स चल रहा था और वो द्रौपदी का डांडा 2 पीक के समिट के लिए गए हुए थे और 4 अक्टूबर को सुबह
लगभग 8:30 पौने 9 बजे वहाँ एक एवलांच आया और उससे दुर्घटना हुई और उसमें जो प्रशिक्षु थे और उनके इंस्ट्रक्टर्स थे वो उसमें फंस गए। खोज बचाव का कार्य तत्काल ही प्रारंभ कर दिया गया था। इसकी सूचना जैसे ही मिली स्टेट अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्मेशन दी गई और उनके द्वारा तत्काल एक सिविल चॉपर प्रोवाइड कराया गया। उसमें जो SDRF के जवान थे वो गए रेस्क्यू के लिए। हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल की फोर्सेस वो भी आज डिप्लॉय हुई हैं और खोज बचाव लगातार जारी है। कुछ बॉडीज़ वहाँ बरामद हुई भी हैं और शेष अभी उनको ट्रांसपोर्ट करने का कार्य आगे किया जाएगा।